फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 38। तो 37 में हमने यूनिट स्टार्ट करी थी। यूनिट नंबर 10 थी हमारी वियर एंड नॉचेस। तो उसमें अपन देख चुके थे वियर क्या होता है और नॉच क्या होता है, एज वेल एज हम देख चुके थे कि टाइप ऑफ जो वियर या नॉच कुछ भी कहो, एक ही चीज़ हमने बोली थी इसे। तो कितने प्रकार के होते थे? तो 3 प्रकार के थे हमारे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्रेस्ट और ऑन द बेसिस ऑफ एंड। ये 3 प्रकार के देखे थे। उन 3 में और भी बाइफिकेट किए थे हमने। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके थे वियर और नॉच के बारे में। एक छोटी चीज़ मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि वियर और नॉच बोथ आर वन ऑफ द सेम थिंग। दोनों एक ही चीज़ है। अंतर क्या है? नॉच छोटी चीज़ होती है, वियर बड़ी चीज़ होती है। नॉच मेटल का बना होता है और वो मेसनरी का बना होता है स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये दोनों में इतना सा अंतर होता है, इसके अलावा और कोई अंतर नहीं है। दोनों की शेप के आधार पर अगर हम डिस्चार्ज मेजर करें तो दोनों में ही बर्नौली इक्वेशन लगेगी। दोनों का डिस्चार्ज एक ही तरह से ज्ञात करेंगे। दोनों के डिस्चार्ज की इक्वेशन भी एक ही होगी। इसलिए हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि डिस्चार्ज थ्रू नॉच, फिर नॉच के डिस्चार्ज देख रहे हैं कि ट्रायंगुलर नॉच में कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे, फिर देख रहे हैं डिस्चार्ज थ्रू वियर। नहीं, मैं केवल आपको एक ही लिखूंगा, डिस्चार्ज थ्रू वियर और नॉच, दोनों का एक ही इक्वेशन होगी। ठीक है ना। तो अपन ये नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ते हैं, क्या? डिस्चार्ज थ्रू वियर और नॉच। तो इस चीज को अपन देखते हैं, हेडिंग डालते हैं मेन। डिस्चार्ज थ्रू वियर और नॉच। ठीक है। तो वियर और नॉच की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं किसका डिस्चार्ज। सबसे पहले अपन देखते हैं रेक्टेंगुलर शार्प एज कॉन्ट्रैक्टेड वियर। ठीक है, वियर लिखा है लेकिन नॉच का भी अपन ऐसे ही निकालेंगे। तो रेक्टेंगुलर शार्प एज कॉन्ट्रैक्टेड वियर, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इनके जो अपन डिस्चार्ज मेजर करेंगे तो इनके डिस्चार्ज को मेजर करने का जो तरीका है वो वही है जो हमारा तरीका था, क्या, जो हमने ऑरिफिस माउथ पीसेस में देखा था कि इनके डिस्चार्ज को मेजर करेंगे इक्वेशंस के द्वारा। कौन सी इक्वेशन? बर्नौली और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के द्वारा। तो यहाँ पर अपन डायरेक्टली इक्वेशन को लिखेंगे और उसको अपन याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको बता दूंगा। तो आपको ये किस तरह से इक्वेशन आई ये मायने नहीं रखता, केवल ये मायने रखता है कि इसका डिस्चार्ज हेड की किस पावर के समानुपाती है। ये सब चीज़ें होती हैं, वो क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। तो पहले मैं इसका डिस्चार्ज लिखता हूँ, डिस्चार्ज क्या होता है। तो तरीका वही है याद रखने का, मैंने आपको बताया था जैसे माउथ पीस में था ना, आप वैसे ही याद रखो। Q बराबर CD/A √2G √H। ये चीज़ तो बताई थी मैंने आपको। वैसे क्या होता है? CD/A √2GH, ये फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज मापने का। ठीक है। और मैंने याद रखने का तरीका क्या बताया आपको कि आप इस तरह से याद रखो, CD/A √2G √H। √2GH को अपन √2G इंटू √H लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर देखो, ये तो सब में कांस्टेंट रहेगा, सबसे पहले CD आएगा, उसके बाद एरिया, ये चेंज होगा। एक तो आपको ये वाली क्वांटिटी याद रखनी है हर एक की, ये वही रहेगा एज इट इज √2G, और ये चेंज होगा। तो ये 2 टर्म आपको याद रखनी है। कहीं पर तो h की पावर 5/2, कहीं पर h की पावर 3/2, h की पावर 2/3। ठीक है, ये सब पावर चलेंगी। h की जो भी पावर है वो अपन √2G के बाद में लिखेंगे, पहली बात। और एरिया की जगह क्या हो सकता है? 2/3 b। ये कहाँ पर देखता हमने? माउथ पीसेस और ऑरिफिस में देखा था। यहाँ पर a की जगह a भी था, a की जगह 2/3 b भी था। तो एक ये 2 टर्म आपको याद रखनी है कि 2 जगह चेंज होगा। तो इसी सीक्वेंस में आपकी बुक्स में क्या फॉर्मूला है मैं वो नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं आपको याद रखने के लिए कि आप कभी भूल नहीं पाओ, कभी आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहा हूँ। सारे फॉर्मूले को मैं इसी मैनर में पुट करूंगा। CD इंटू में जो भी टर्म आएगी एरिया से रिलेटेड वो यहाँ पर पुट करूंगा, इंटू में √2G इंटू में H की टर्म बाद में। तो ऐसे आप सीक्वेंस में याद रखोगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी कि ट्रायंगुलर वाले में तो ये दोनों चीज़ें ये हुआ करती थी, रेक्टेंगल वाले में ये हुआ करती थी, ट्रेपेजॉइडल में ये हुआ करती थी। तो आप इजीली उनको याद कर सकते हो। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, CD 2/3 L - 0.2 H
इंटू में √2g। देखो इसके अंदर इसी रूप में है या नहीं, देखो CD आ गया, CD के बाद में A, मतलब ये वाली टर्म कुछ ना कुछ चेंज होगी। तो ये देखो ये टर्म ये है, A की जगह क्या है यहाँ पे 2/3 L माइनस 0.2 H, √2g का √2g है, H की पावर रूट की जगह क्या है, H की पावर 3/2 है। ठीक है ना, तो ये दो टर्म चेंज हो रही है, बाकी एज इट इज रहेगा। तो ये अपनी इक्वेशन है किस चीज़ की, रेक्टेंगुलर, कौन से वाले की है ये, कॉन्ट्रैक्टेड वियर। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्टेड वियर के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या चीज़ बताई थी कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टेड वियर होते हैं ना, उसमें जो डिस्चार्ज होता है वो कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है भाई, जो अवेलेबल हेड होता है उसका 20% कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखो L माइनस 0.2H लिख रहा है, 0.2H का मतलब 20% ऑफ हेड, इतना कम हो गया ना, माइनस कर रखा है हमने। अगर ये हमारा कॉन्ट्रैक्टेड वियर नहीं होता, कौन सा होता, सप्रेस्ड होता, मतलब विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये सप्रेस्ड होता तो यहाँ पर ये माइनस 0.2H नहीं आता, केवल क्या होता, CD 2/3 L √2g H की पावर 3/2। तो इन दोनों में वो अगला फॉर्मूला होगा, अगले में लिखवाऊंगा आपको। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में केवल इतना अंतर है, यहाँ पर L माइनस 0.2H आएगा, वहाँ पर केवल L आएगा। यहाँ पर 20% कम हो जाता है ना एंड कॉन्ट्रैक्शन वजह से। तो इसको थोड़ा सा खोल के लिख देते हैं अपन, इस फॉर्मूले को खोल के क्या लिखेंगे, CD 2/3 L इंटू में √2g ये होगा, और एक बार CD 2/3 माइनस 0.2H करोगे तो फॉर्मूला अलग बनेगा। तो Q बराबर लिखता हूँ मैं CD 2/3, देखो 2/3 L, मैं इससे गुणा नहीं कर रहा हूँ, केवल 2/3 L इंटू में √2g H की पावर 3/2। तो ये हो गया √2g H की पावर 3/2। और क्या होगा, CD 2/3 माइनस 0. तो माइनस, भाई आप इसको माइनस से, माइनस ही तो आएगा यहाँ पर जब आप इसको गुणा करोगे। भाई आप तो इस पूरे को एंड में मान लो चाहें, तो इस पूरी क्वांटिटी को अगर मैं इसको भी आगे लिख दूं, CD √2g H की पावर 3/2 2/3, तो L माइनस 0.2 बच गया एंड में। तो आप उसको L से गुणा करोगे पूरी टर्म को, तो ये आ गया, और माइनस 0.2H से गुणा करोगे तो माइनस CD 2/3 इंटू 0.2H इंटू √2g इंटू H की पावर 3/2। ये चीज़ हो गई भाई। तो इसको थोड़ा सा और, CD 2/3 L √2g H की पावर 3/2 माइनस 0.2 का मतलब क्या हो गया, 1/5, 1/5 है तो 0.2, तो 0.2 को आप इससे गुणा करोगे, मतलब 1/5 को, इसको 1/5 बोलते हैं ना, पर 1/5 इंटू में 2/3 करोगे, 2 क्या आ जाएगा 15, माइनस CD 2/15 √2g इंटू में H की पावर 3/2, और ये H की पावर 1 है, तो H की पावर 3/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2 5/2। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, H की पावर 5/2। ठीक है भाई, दोबारा देख लो आप इसको गौर से। ये अपना फॉर्मूला था, मैंने कुछ नहीं किया। अरे भैया अगर 2xy इंटू में a माइनस बी है, इसको कैसे खोलोगे आप, 2xy a माइनस इसका इससे भी गुणा करेंगे 2xy b, यही तो होगा। मैंने यही किया है, इस टर्म से ये टर्म, बस यही किया और कुछ नहीं किया। मैंने जो भी कांस्टेंट है, देखो CD 2/3 √2g H की पावर 3/2, इसको एक बार तो L से गुणा किया भाई, ये और ये कांस्टेंट ही तो हैं, इन दोनों को L से गुणा किया तो ये आ गया CD 2/3 L √2g H की पावर 3/2, और एक बार इन दोनों को मैंने माइनस 0.2H से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, माइनस CD का CD लिख दिया 2/3 इंटू में 0.2H इंटू में √2g H की पावर 3/2। फिर इसको मैंने खोल दिया, 0.2H का मतलब क्या होता है 1/5, 0.2 का मतलब 1/5, तो 1/5 को 2/3 से गुणा करोगे तो 2/15, √2g का √2g, ये H की पावर 1 है, H की पावर 3/2, तो H की पावर 5/2 आ गया। इसमें तो कुछ दिमाग लगाने वाली बात थी नहीं। तो ये होता है हमारा रेक्टेंगुलर शार्प एज कॉन्ट्रैक्टेड
वियर का फॉर्मूला। अब मैं दूसरा आपको यहीं लिख देता हूँ, फिर दोनों में कंपेरिजन बताऊंगा। दूसरा डिस्चार्ज किसके लिए? रेक्टेंगुलर, भाई शार्प एज लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूँ शार्प एज सप्रेस्ड वियर, Q बराबर सी डी 2/3 L √2G H की पावर 3/2। ये तो भैया यहीं ख़त्म हो गया। अब आप देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, चाहे आप इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। तो रेक्टेंगुलर शार्प एज सप्रेस्ड वियर का मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें तो क्या होता है, इस वाले में डिस्चार्ज कम हो जाता है 20%, तो L - 0.2H लिखा हमने। यहाँ पर कम नहीं होता तो यहाँ पर केवल L लिखा हमने, तो ये तो इतना सही है। अब आप देखो इन दोनों फॉर्मूले को देखो आप, तो इसमें 20% कम हो रहा है ना, और इसके अंदर इतना कम हो रहा है। तो अगर हम फॉर्मूले से देखें तो कितना कम हो रहा है, तो देखो आप, ये है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इन दोनों में सिमिलर चीज़ क्या है, ये देखो 2/3 √2G L H की पावर 3/2, ये भी है CD 2/3 L, ये सेम ही चीज़ तो है, 2/3 L √2G H की पावर 3/2। मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, ये वैल्यू मान लो 10 है, ये भी 10 है, माइनस ये वैल्यू कितनी है, इसको हमने कैलकुलेट किया और फॉर एग्जांपल 10, ये कितनी आई, 2 वैल्यू आई, तो आपकी वैल्यू 10 - 2 बराबर 8। तो कुल मिलाकर के इसमें 20% कम हो रहा है, और 20% कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, CD 2/15 √2G H की पावर 5/2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारा रेक्टेंगुलर शार्प एज्ड होता है, तो रेक्टेंगुलर शार्प एज्ड पे एक तो रेक्टेंगुलर हमारा शार्प एज सप्रेस्ड वियर है, अगर हमारा सप्रेस्ड वियर है तो उसमें डिस्चार्ज कैसे मेजर करेंगे, ऐसे करेंगे। और इस वाले में कितना कम होता है, तो इस वाले में इसमें से ये घटाएंगे ना, मतलब इतना कम प्राप्त होता है। कितना कम प्राप्त होता है अपन को, CD 2/15 √2G H की पावर 5/2। तो मैथमेटिकली इतना कम प्राप्त होता है कौन से वाले में, हमें कॉन्ट्रैक्टेड वाले में। और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 20% होगी, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ अपनी हो चुकी हैं। अब अपन देखते हैं, ये तो अपना था रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगुलर बाद अपन देखते हैं ट्रायंगुलर का। तो ट्रायंगुलर का अपन कैसे निकालेंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ, ये इक्वेशन बाद में काम आएंगे, तो इक्वेशन 1 2 ध्यान रखना। CD 2/15 √2G H की पावर 5/2, मैं इसे मिटाता हूँ, तो 2 तो हो चुके हैं। तीसरा है ट्रायंगुलर बोलो या फिर V शेप वियर, ये कैसा होता होगा, इस वाले केस में जो हमारा डिस्चार्ज होता है Q बराबर CD 8/15 tan θ/2 √2G H की पावर 5/2, ये हो चुका है। तो यहाँ पर अपना थीटा क्या है, मिड एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये मिड एंगल है अपना
ट्रायंगल का। बाकी चीज़ तो आप जानते ही हो, एच क्या है, अवेलेबल हेड। तो देखो ये भी अपना उसी टर्म में है, सी डी ए की जगह यहाँ पर क्या होगा 8/15 टेन थीटा बाई टू। पिछली बार क्या था 2/3 एल था, यहाँ पर क्या है 8/15 टेन थीटा बाई टू। रूट टू जी एच की पावर 3/3 थी पहले, यहाँ पर 5/2 है, ठीक है ना। तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि ट्रायंगुलर नोच में, देखो ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन, कि ट्रायंगुलर नोच में या फिर ट्रायंगुलर की बात करते हैं, ट्रायंगुलर नोच में जो डिस्चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस टू द पावर 2/3, एस टू द पावर 3/2, एस टू द पावर 2/5, एस टू द पावर 5/2। तो अब बताओ इन चारों में से क्या ऑप्शन आएगा, 5/2। अगर वो रेक्टेंगुलर बोल रहा है तो 3/2। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किस पावर के समानुपाती होता है। या तो डायरेक्टली पूरा फॉर्मूला पूछ लेगा, तो सी डी 8/15 टेन थीटा बाई टू रूट टू जी एच की पावर 5/2। और अगर फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रहा है, तो अपना आंसर ये होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई हमारी, ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ। और रेक्टेंगल ही पूछ रहा है तो 3/2। अब देखो ये कंप्लीट एंगल होता है हमारा थीटा। अब अगर आपको बोल दे कि वो राइट एंगल है, राइट एंगल वी नोच है, राइट एंगल वी नोच का मतलब 90 डिग्री है थीटा। तो अगर आप इसमें थीटा बराबर 90 डिग्री पुट कर दोगे तो 90 डिग्री पुट करते ही क्या हो जाएगा, ये 90/2 45 डिग्री। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो फॉर्मूला क्या रिड्यूस हो जाएगा वो अपन लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर नोट में लिख देता हूँ, इसी का नोट है ये, फॉर राइट एंगल वी नॉच थीटा बराबर 90 डिग्री, देयर फोर क्यू बराबर सी डी 8/15 10 90/2 रूट टू जी सी डी 8/15 रूट टू जी। ये हो गया फॉर्मूला। tan θ/2 नहीं आएगा। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या बनता है कि डिस्चार्ज थ्रू राइट एंगल वी नॉच इज, ऑप्शन होगा पहला, ठीक है, ऑप्शन पहला होगा ये, दूसरा ऑप्शन होगा ये। अब आपने तो क्या देखा, वी नॉच का पूछ रहा है, tan θ/2 8/2 tan θ/2, ये फॉर्मूला है, लगा दिया। अरे गलत है, उसने वी नॉच का तो पूछा लेकिन राइट एंगल वी नॉच का पूछा है। राइट एंगल पूछा मतलब थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो हमारा आंसर ये आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना क्वेश्चंस का, आपको ऐसे कंफ्यूज करेगा वो, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। तो ये अपने दो तो ये हो गए, 3 हो चुके, इक्वेशन नंबर 3 है ये, ठीक है। अब अपन देखते हैं कौन सा चौथा जो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, वो है हमारा कौन सा, ट्रेपेजॉइडल। तो ट्रेपेजॉइडल के अंदर देखते हैं क्या चीज़ होती है, कैसे कैसे अपन ज्ञात करते हैं। वैसे मिटाता हूँ, तो ट्रेपेजॉइडल सबसे इजी है, अपन ये दोनों चीज़ देख चुके थे, ट्रेपेजॉइडल तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। वैसे मिटाता हूँ भाई। चौथा अपन देखते हैं ट्रेपेजॉइडल वियर नॉच एक ही चीज़ है। तो भैया ट्रेपेजॉइडल कैसा होगा, पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं अपन। अगर हमें पहला और दूसरा, सॉरी जो अपना दूसरा तीसरा केस अगर अपन को समझ में आता है, तो ये वाला केस तो बिल्कुल ईजी है।
देखिएगा, या फिर इसको Q बराबर Q1 प्लस Q2 होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर अपना जो Q1 और Q2 है, इसमें डिस्चार्ज अपन कैसे निकालेंगे। इसमें आपको दिख रहा है ये ट्रेपेजोइडल आपको दिख रहा है, तो ट्रेपेजोइडल में दो सेक्शन बन रहे हैं। देखो एक तो अगर मैं देखूं गौर से तो एक तो बन रहा है मेरा ये सेक्शन रेक्टेंगुलर, और अगर मैं ये दोनों जो पार्ट इन दोनों को मिला दूं तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो इसके अंदर मेरे दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, एक तो रेक्टेंगल दिख रहा है, एक मेरे को ट्रायंगल दिख रहा है। तो मैं क्या करूं, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसका डिस्चार्ज निकाल लूं, मतलब Q1 डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर पोर्शन। ठीक है, और एक में डिस्चार्ज निकालो, ये जो आधा आधा मतलब पूरा का पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है भाई, ये θ/2 है, ये θ/2 है, तो क्या बन गया थीटा। तो ये क्या हो गया मेरा डिस्चार्ज थ्रू ट्रायंगुलर पोर्शन। इसके थ्रू अपन डिस्चार्ज निकालें, कैसे निकालोगे इसके थ्रू डिस्चार्ज, आप जानते हो Q1 निकालना, हम लिख चुके हैं पहले, CD 2/3 L √2G H की पावर 3/2, और ये भी अपन जानते हैं इसके थ्रू निकालना, कैसे निकालते हैं, CD 8/15 tan θ/2 √2G H की पावर 5/2। तो उन दोनों से डिस्चार्ज निकाल करके दोनों का अपन क्लब कर देंगे, जोड़ देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा किसका, ट्रेपेजोइडल का डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो सिंपल सा था, कुछ इसमें दिमाग लगाने की बात थी नहीं। तो इसमें जो आपको दिख रहा है ना एंगल, ये होता है θ/2 होता है, जितना भी एंगल है उसका आधा रहेगा। ठीक है, मान लो ये टोटल 28 डिग्री, तो ये होगा 14 डिग्री 14 डिग्री, ये 30 है तो 15 15, 40 है तो 20 डिग्री 20 डिग्री। बात क्लियर है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर मैं इसको स्लोप के रूप में डिनोट करूं तो स्लोप क्या होती है इसकी, 1/n। तो 1 क्या होता है, 1 तो होता है हॉरिजॉन्टल, n होता है वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल चलने पर कितना वर्टिकल, ये है हमारा 1/n। जनरली स्लोप जो अपन मेजर करते हैं क्रॉस सेक्शन को छोड़ के, वो अपन करते हैं 1 वर्टिकल टू n हॉरिजॉन्टल। मतलब कैसे करते हैं अपन, इतना हॉरिजॉन्टल चलने पर एक वर्टिकल, ये होती है स्लोप। तो इसको बोलते हैं अपन 1/n। लेकिन यहां पर जो 1/n है, तो इस वाले केस में जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें n तो क्या है हॉरिजॉन्टल और 1 क्या है वर्टिकल। मोस्टली केसेस में 1 वर्टिकल ही होता है, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल का रेशियो होता है 1/n। लेकिन यहां पर किसका रेशियो है, यहां पर उल्टा है, यहां पर 1 तो है हॉरिजॉन्टल और n है वर्टिकल। ठीक है ना, जहां पर शार्प होती है कर्व, जहां पर शार्प स्लोप होती है सॉरी, वहां पर अपन 1 तो लेते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल, और n लेते हैं वर्टिकल। ये चीज ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर अपना 1/n अपनी स्लोप है, ये 1 क्या है हॉरिजॉन्टल और n क्या है वर्टिकल। तो मैं लिख देता हूँ Q बराबर क्या हो जाएगा डिस्चार्ज, Q1 क्या हो जाएगा, Q1 तो हो गया हमारा CD 2/3 L इंटू, अगर ये हमारा सप्रेस्ड है तो L है, नहीं तो L माइनस 0.2 H हो जाएगा, √2G H की पावर 3/2 प्लस में CD 8/15 tan θ/2 √2G इक्वेशन नंबर 4। इस तरह से हमने निकाल लिया इसका डिस्चार्ज। तो सिंपल सा था ये भी डिस्चार्ज मेजर करना, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब देखो एक केस आता है नया इसी के अंदर, ट्रायंगुलर ट्रेपेजोइडल नॉच के अंदर क्या आता है, आपने देखा था कि हमारा एक सप्रेस्ड वियर था, कॉन्ट्रैक्टेड वियर था, कॉन्ट्रैक्टेड में 20% कम हो रहा था। तो जब मैं रेक्टेंगुलर कॉन्ट्रैक्टेड का यूज़ कर रहा था, मतलब इस तरह का जो शेप थी इसकी, बिल्कुल रेक्टेंगल शेप थी, कॉन्ट्रैक्टेड वाले की बात कर रहा हूँ जिसमें 20% लेस हो रहा था। तो जिसमें 20% लेस हो रहा था भैया, देखो बॉटम को, तो चलो मैं कोशिश करता हूँ,
ये था हमारा, ये है रेक्टेंगुलर कॉन्ट्रैक्टेड वियर, मतलब 20% हेड का लॉस हो रहा है। अब क्या मैं चाहता हूं कि इसमें 20% हेड का लॉस नहीं हो, तो नहीं हो का मतलब क्या है कि जो सप्रेस्ड का मेरे को मिल रहा था, सप्रेस्ड में कितना डिस्चार्ज होता है, ये होता है CD2/3L, यहाँ पर 0.2H नहीं आता है, √2G इंटू में H⁻3/2, ये किसका होता है, ये होता है हमारे सप्रेस्ड का। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्टेड वाला था इसके थ्रू इतना ही डिस्चार्ज प्राप्त हो जितना कि सप्रेस्ड का होता है। तो सप्रेस्ड में मान लो 10 प्राप्त हो रहा है और इसमें प्राप्त हो रहा है 8, तो मैं 2 कैसे बढ़ाऊंगा, मैं इसकी जो ये जो साइड्स हैं इसको धीरे धीरे बढ़ाने लगा। साइड को बढ़ाने लगा तो क्या हो गया, एरिया बढ़ा, एरिया बढ़ा तो उसका डिस्चार्ज भी बढ़ने लगा धीरे धीरे, तो उसका डिस्चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो 8 से कितना हो गया इसका डिस्चार्ज, 8.5, 9, 9.5, और ये मैं बढ़ाता गया इसकी स्लोप को, और ये हो गया मेरा कितना, 10 हो गया 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जो मेरा कौन सा वाला वियर था, जो मेरा कॉन्ट्रैक्टेड वियर था, ठीक है, उस वियर को जब मैं उसकी साइड्स को बढ़ाता गया तो उसके द्वारा उतना ही डिस्चार्ज मिल गया मेरे को जितना डिस्चार्ज सप्रेस्ड वाले का था। लेकिन चेंज क्या हो गया, चेंज हो गया उसकी शेप, पहले वो रेक्टेंगुलर था, अब क्या हो चुका है, वो ट्रेपेजोइडल हो चुका है। तो हमारे एक वैज्ञानिक थे इटालियन, उनका नाम था सिपोलेटी। तो सिपोलेटी ने, इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था मैंने, सिपोलेटी ने इस चीज़ को देखा था। इस चीज़ के बारे में किसने बताया, सिपोलेटी ने बताया कि अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा ना तो उतना ही डिस्चार्ज मेरे को प्राप्त होगा कॉन्ट्रैक्टेड वियर से, कॉन्ट्रैक्टेड वियर उतना ही डिस्चार्ज प्राप्त होगा जितना कि सप्रेस्ड वियर का होता है। तो इस प्रकार ये जो अपन को वियर प्राप्त हुआ है ना, ये कैसी शेप का है, ट्रेपेजोइडल का ही है। लेकिन इस ट्रेपेजोइडल में ये है कि इसमें जो एंगल है, किस एंगल पर हमको 10 के बराबर प्राप्त होगा, मतलब इसके बराबर कितने एंगल पर प्राप्त होता है, तो वो एंगल होता है 14 डिग्री, 14 डिग्री, या साइड स्लोप की बात करें तो 1/4। 1/4 का मतलब क्या है, 1 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल। 1/4 कर दोगे आप इसकी साइड्स को, या 14 डिग्री इसका θ/2 कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको कितना डिस्चार्ज प्राप्त होगा जितना कि सप्रेस्ड का होता है। तो ये बताया सिपोलेटी ने। तो इस प्रकार के वियर को अपन बोलते हैं सिपोलेटी वियर। तो सिपोलेटी वियर इज ए टाइप ऑफ ट्रेपेजोइडल वियर, ट्रेपेजोइडल का ही प्रकार है, बस वहां पर हमने क्या कर दिया, उसकी जो साइड्स है उसको फिक्स कर दिया 1:4, 1/4 या 14 डिग्री। उससे क्या फायदा मिला, उससे ये फायदा मिला कि उतना ही डिस्चार्ज प्राप्त हो जितना कि डिस्चार्ज इसका होता है। तो इस प्रकार के वियर को अपन बोलते हैं सिपोलेटी वियर। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन देखते हैं किस तरह से उसके बराबर कैसे प्राप्त होगा। तो मैं मैथमेटिकली आपको समझाता हूं अभी किस तरह से प्राप्त होगा। मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है। तो इसी के अंदर अपन ट्रेपेजोइडल में ही अपन एक नोट लिखेंगे, ट्रेपेजोइडल में ही अपन एक नोट लिखेंगे। सिपोलेटी वियर या नोच। मैं इसे मिटा रहा हूं पिछले वाले को। तो सिपोलेटी वियर कब प्राप्त होगा, जब हमारा θ/2 किसके बराबर हो, θ/2 बराबर 14 डिग्री, मतलब ये कितना हो, 14 डिग्री हो, और ये स्लोप कितनी हो, 1/4 हो। ठीक है, 1/4। तो 1 क्या है हॉरिजॉन्टल, 4 क्या है वर्टिकल। तो ये अपना वियर कौन सा हो, ट्रेपेजोइडल ही है, लेकिन इसको अपन सिपोलेटी बोलेंगे। तो पहले अपन इसके बारे में थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर अपन इसका ये डेरिवेशन उतारेंगे। तो पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूँ सिपोलेटी वियर के बारे में। रेक्टेंगुलर कॉन्ट्रैक्टेड वियर की साइड्स को, वियर की साइड्स को स्लोप देने पर इसका डिस्चार्ज
बढ़ता जाता है वह स्लोप की वैल्यू 14 डिग्री या 1/4, 1 क्या है, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, करने पर इस वियर के द्वारा उतना ही डिस्चार्ज प्राप्त होता है जितना डिस्चार्ज रेक्टेंगुलर सप्रेस्ड वियर का होता है। अतः रेक्टेंगुलर वियर की साइड्स को 14 डिग्री या 1/4 स्लोप देने पर उसके डिस्चार्ज में हुई कमी को पूरा किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त हुए ट्रैपेजॉइडल वियर को सिपोलेटी वियर कहते हैं, क्योंकि इसे इटालियन साइंटिस्ट सिपोलेटी ने, तो किसने दिया ये वियर, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था? इटालियन साइंटिस्ट जो थे हमारे सिपोलेटी नाम के, उन्होंने दिया था, इसलिए इसका नाम सिपोलेटी है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर सिपोलेटी इज़ एन काइंड ऑफ शेप, क्या ये शेप होती है सिपोलेटी या फिर क्या चीज़ होती है सिपोलेटी? कुछ नहीं है भैया, नाम है साइंटिस्ट का। आपको उल्टा सीधा कुछ भी मिले ना, आपको सिविल इंजीनियरिंग में समझ जाना कोई ना कोई साइंटिस्ट है, ठीक है। तो अब अपन इसका डेरिवेशन में आपको लिखवाता हूँ कि किस तरह से, एक बार समझा देते हैं। तो रेक्टेंगुलर कॉन्ट्रैक्टेड वियर जो था, उसकी साइड्स को स्लोप देने पर इसका डिस्चार्ज बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप इसकी स्लोप देते जा रहे हो, डिस्चार्ज बढ़ता जा रहा है। वह स्लोप की वैल्यू 14 डिग्री या 1/4 करने पर, एक ही बात है दोनों, इस वियर के द्वारा उतना ही डिस्चार्ज प्राप्त होता है जितना डिस्चार्ज रेक्टेंगुलर सप्रेस्ड वियर का होता है, ठीक है। अतः रेक्टेंगुलर वियर की साइड्स को 14 डिग्री या 1/4 स्लोप देने पर उसके डिस्चार्ज में हुई कमी को पूरा किया जाता है। जितनी उसमें कमी हुई थी, मान लीजिए, देखो अब आप यहाँ से भी एक बार समझ लीजिए, ये अपना रेक्टेंगुलर कॉन्ट्रैक्टेड था, ठीक है। इसमें जो डिस्चार्ज था मेरा 8 मीटर क्यूब पर सेकंड था, ठीक है। और एक था मेरा कैसा, सप्रेस्ड था रेक्टेंगुलर, और इसमें जो डिस्चार्ज था 10 मीटर क्यूब था, ठीक है। ये कौन सा था, सप्रेस्ड। तो क्या हुआ कि जो मेरा 10 मीटर क्यूब डिस्चार्ज था, ये मेरा 8 प्राप्त हो रहा है। कितना कम प्राप्त हुआ, 2 मीटर क्यूब कम। क्यों, एंड क्वाड्रेंस की वजह से। तो अब मैं धीरे धीरे क्या करता जा रहा हूँ, इस वाले, ये जो मेरा आपको दिख रहा है, इसकी साइड्स को मैं ऐसे बढ़ाता जा रहा हूँ। जब मैं इसकी साइड को बढ़ाऊंगा तो 8 से क्या हो जाएगा, बढ़ेगा 8.5। ऐसे मैं बढ़ाता गया और मैं देखता गया कि जैसे ही मैंने इसकी साइड जो है कितनी करी, 14 डिग्री कर दी इसकी साइड्स। 14 डिग्री करते ही कितना प्राप्त हो गया,
10 मीटर क्यूब। तो 10 मीटर क्यूब कहाँ से आया, देखो 10 मीटर क्यूब यहाँ से आया कि ये जो ट्रायंगल पोर्शन है ना, ये देखो ये तो रेक्टेंगल था ही मेरा पहले से ही, इस पोर्शन से तो कितना प्राप्त हो रहा था 8 मीटर क्यूब। तो ये जो एक्स्ट्रा जो मेरा ट्रायंगुलर पोर्शन है उससे 1 और 1 मतलब 1 मीटर क्यूब इससे प्राप्त हो, 1 मीटर क्यूब इससे, तब जाकर के मेरी कमी पूरी हुई। तो कितनी कमी थी, 2 मीटर क्यूब कमी थी। 2 मीटर क्यूब कमी किसने पूरी की है, ट्रायंगुलर पोर्शन ने, दिख रहा है ना आपको। तो ये होता है हमारा सिपोलेटिव ईयर। अब अपन इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे और आपको अच्छे समझ में आए। देखो भाई, अपन जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 discharge through contracted wear Q बराबर कितना है अपना, एक सेकेंड, मुझे इसका डिस्चार्ज निकालना है। डिस्चार्ज थ्रू सिपोलेटिव ईयर मतलब Q बराबर Q1 प्लस Q2। तो Q यहाँ पर Q1 क्या है, Q1 तो है हमारा डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर कॉन्ट्रैक्टेड वीयर। भाई पहले रेक्टेंगुलर कॉन्ट्रैक्टेड तो था, तो वो रेक्टेंगुलर कॉन्ट्रैक्टेड प्लस में डिस्चार्ज थ्रू ट्रायंगुलर वीयर। अब मैं इसको मिटा देता हूँ भैया, आप उतार लो पहले एक बार, ये सारी चीज़ उतार लो एज इट इज़। डायग्राम बना, डायग्राम के बगल में ये उतार दो, ठीक है, नहीं तो डायग्राम बना करके नीचे ये, चाहे ऐसा करो आप पहले ये उतार दो पूरी पूरी, उसके बाद में डायग्राम, और डायग्राम के साइड में फिर ये उतार दो, ठीक है ना, ऐसा ही करो आप। हेडिंग डाल करके पूरा ये उतार दो थ्योरी, उसके नीचे फिर आप डायग्राम उतारना, डायग्राम के साइड में इसको उतार दो। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। तो भैया मेरे को डिस्चार्ज निकालना है, इसको इक्वेशन नंबर रोमन वाला फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, अब मेरा Q1 तो क्या डिस्चार्ज थ्रू, मेरे को तो यही करना था, रेक्टेंगुलर कॉन्ट्रैक्टेड वियर का उसको कन्वर्ट करना था। तो रेक्टेंगुलर कॉन्ट्रैक्टेड वियर का डिस्चार्ज पुट करो इसमें, प्लस में डिस्चार्ज थ्रू ट्रायंगुलर वियर, ट्रायंगुलर वियर। तो रेक्टेंगुलर कॉन्ट्रैक्टेड का इक्वेशन नंबर 1 में है, वो यहाँ पर पुट करो, और इसका है इक्वेशन नंबर 3 में, वो यहाँ पर पुट करो। तो इन दोनों को पुट करते हैं अपन। तो मैं लिख देता हूँ, पुटिंग Q1 and Q2 from equation 1 and 3 in equation फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे अपन। तो Q बराबर, Q1 क्या था हमारा, देखो Q1 था हमारा Q बराबर, Q1 था हमारा CD 2/3L √2G H की पावर 3/2 माइनस CD 2/15 इंटू में √2G H की पावर 5/2। भाई यही तो था Q1, देख लो चाहे आप एक बार इक्वेशन नंबर 1 को देखो, Q1 एंड मैंने ये लिखा हुआ है, CD 2/3L √2G H की पावर 3/2 माइनस।
और Q2 की वैल्यू पुट करो इसमें, प्लस में Q2 की वैल्यू क्या होती है ट्रायंगुलर के लिए, इक्वेशन 3 से पुट करो इसमें, कितनी होती है ट्रायंगुलर के लिए, CD 8/15 tan θ/2 √2g h की पावर 5/2। हम जानते हैं भाई सिंस tan θ/2 इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पर भाई tan θ/2 किसके बराबर है, 1/4। tan θ/2 किसके बराबर है, tan थीटा क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या है, लंब तो है अपना ये और आधार क्या है ये, तो 1/4 के बराबर ही तो हुआ है अपना। तो यहाँ पर मैं tan θ/2 की जगह पुट कर देता हूँ डायरेक्टली 1/4। देयरफॉर Q बराबर CD 2/3 L √2g h की पावर 3/2 माइनस CD 2/15 √2g h की पावर 5/2 प्लस में CD 8/15 इंटू 1/4 √2g h की पावर 5/2। तो Q बराबर देखो आप 4 दूनी 8 2/15, तो CD 2/3 L √2g h की पावर 3/2 माइनस CD 2/15 √2g h की पावर 5/2 प्लस CD 2/15 √2g h की पावर 5/2। ये दोनों टर्म देखो सेम है क्या नहीं, और आप क्या समझोगे कि ये तो कम हो रहा था हमारा एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और ये मेरा बढ़ गया किसकी वजह से, वो ट्रायंगुलर पोर्शन की वजह से। ये ट्रायंगुलर पोर्शन का ही तो आ रहा है, तो जो ट्रायंगुलर पोर्शन है ना उसकी वजह से बढ़ा हुआ है ये। तो ये ट्रायंगुलर पोर्शन ने मेरा जो कम हुआ था उसको खत्म कर दिया भाई। जितना ये कम हो रहा था माइनस हो रहा था, उतना ये प्लस। ये देखो ना पूरी वैल्यू सेम है, अगर इसकी वैल्यू 2 आ रही तो ये भी 2 आएगी, जितना माइनस हुआ था उतना प्लस हो गया। तो ये वैल्यू हमारी Q बराबर CD 2/3 L √2g h की पावर 3/2, इक्वेशन नंबर 5। अब देख लो आप, ये जो इक्वेशन 5 है ये 2 की तरह है क्या नहीं, दो किसके लिए थी, हमारी सप्रेस्ड बियर के लिए थी। तो इससे हमको समझ में आता है कि ये जो है आप जैसे इसको 1/4 कर दिया तो उतना ही डिस्चार्ज प्राप्त होता है जितना कि सप्रेस्ड बियर का होता है। यही मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाया है, यहाँ पर आप अपने याद रखने के लिए लिख लेना। ये क्या चीज़ थी हमारी, ये तो क्या था हमारा, लॉस ड्यू टू, इसको यहाँ ड्यू टू एंड कॉन्ट्रैक्शन। और ये क्या है, ड्यू टू ये है इंक्रीज्ड डिस्चार्ज, मतलब बढ़ा हुआ डिस्चार्ज ड्यू टू ट्रायंगुलर पोर्शन। ठीक है ना, ट्रायंगुलर पोर्शन की वजह से कितना डिस्चार्ज हमारा बढ़ा है वो है, ये मेरा घटा था उतना ही बढ़ गया। तो ये डिस्चार्ज कितना प्राप्त हुआ इसको भी लिख देते हैं अपन, क्या लिखते हैं इसके नीचे लिखेंगे, अतः इक्वेशन 5 में प्राप्त डिस्चार्ज रेक्टेंगुलर सप्रेस्ड वियर के डिस्चार्ज के बराबर है। ठीक है भाई, तो ये मैंने सारी चीज़ आपको बता दी कि किस तरह से वो उसके बराबर आता है, क्या चीज़ कम होती है और क्या चीज़ बढ़ जाती है। अब हम करते हैं क्या, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इसी के अंदर, वो करते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ और वो छोटा सा टॉपिक करते हैं अपन। उतार लेना भाई से।
टॉपिक का नाम देखिए आप, सॉरी टॉपिक नहीं, अभी तो इसमें एक और बच रहा है, 4 ही तो हुए हैं ना, 1 2 3 4, 5वां डिस्चार्ज और बच रहा है अभी तो ब्रॉड क्रिस्टेड का। उससे पहले एक्सपेरिमेंटली Q बराबर सुपरलेटिव ईयर्स अपन डायरेक्टली 1.86 LH की पावर 3/2। अपन एक्सपेरिमेंटली ऐसे भी निकालते हैं 1.86 LH की पावर 3/2, इस तरह से भी अपन निकालते हैं इसकी वैल्यू। जो अपना डिस्चार्ज होता है डायरेक्टली अपन अगर सुपरलेटिव ईयर का डिस्चार्ज निकालना है तो एक्सपेरिमेंटली ये फॉर्मूला भी ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। इससे CD की वैल्यू लगभग 0.632 के समथिंग होती है, तो ये भी आप लिख लेना। अब 5वां अपन पढ़ते हैं ब्रॉड क्रिस्टेड वियर। देखो भाई, ब्रॉड क्रिस्टेड वियर कौन सा है हमारा, ये है ब्रॉड क्रिस्टेड वियर। इसके ऊपर जो नेपे है उसकी हाइट h है और अवेलेबल हेड कितना है पीछे, कैपिटल H है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें डिस्चार्ज कितना होता है। तो डिस्चार्ज अपन एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं 1.7 CDL H की पावर 3/2, ठीक है। और अपन इसके अंदर एक चीज़ और निकालते हैं, क्या निकालते हैं कि भाई मैक्सिमम डिस्चार्ज कब प्राप्त होगा। भाई ये लेवल चेंज हो रहा है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका कितनी % होगी इसकी वैल्यू, तब आपको मैक्सिमम प्राप्त होगा। तो अपन ये निकालते हैं मैक्सिमम बिना मैथमेटिकल टर्म से निकालते हैं। तो जब इसकी वैल्यू है ना, इसकी 2/3 रह जाए, मतलब मान लो ये अगर आपका 90 है और ये कितना है 60 है, तब आपको डिस्चार्ज कितना प्राप्त होगा, मैक्सिमम। तो आपको एक तो कंडीशन याद रखनी है, क्या, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज H = 2/3, ये ध्यान रखनी है। और दूसरा इसका डिस्चार्ज क्या होता है, 1.70 CDL/H की पावर 3/2, ऐसे निकालते हैं अपन डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये अपने फॉर्मूले होते हैं कुछ, ब्रॉड क्रिस्टेड, ये ब्रॉड क्रिस्टेड का था। तो ये अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो देखो ब्रॉड क्रिस्टेड और उसमें क्या अंतर है, 1.86 और 1.7 का। अब हम देखते हैं एक लास्ट टॉपिक बचा छोटा सा, वो अपन कवर करते हैं। छोटा सा टॉपिक है तो मैं इसे मिटा देता हूँ पहले, उसके बाद करेंगे अपन। मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई, ब्रॉड क्रिस्टेड का। ब्रॉड क्रिस्टेड में 2 ही पॉइंट याद रखने के थे, मैंने बता ही दिया आपको। लास्ट हेडिंग डालते हैं अपन, क्या, चेंज इन डिस्चार्ज ड्यू टू एरर इन हेड मेजरमेंट। पहली बात तो मुझे ये समझना है DQ क्या है, DH क्या है, Q क्या है और H क्या है। DQ है चेंज इन डिस्चार्ज,
देखिए भाई, आपको ये है ना हेडिंग देख करके समझ में ही नहीं आया होगा कि क्या चीज़ है, मैं क्या चीज़ पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको, क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ, नहीं समझ में आया होगा बिल्कुल। तो आप समझिए क्या लिख रहा है ये, चेंज इन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज में कितना चेंज हुआ है ड्यू टू एरर इन हेड मेजरमेंट। जो आप हेड को मेजर कर रहे हो उसमें अगर आपने कुछ एरर है, मेजर करने में आपने कुछ गलती कर दी और उस गलत जो आपने नोट किया है उसको पुट कर रहे हो, तो डिस्चार्ज में कितना चेंज हो जाएगा, कितना बदलाव होगा, वो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं। अब भी हमें समझ नहीं आया तो अब आप समझिए भाई। हमारा मान लीजिए ये वाला वियर है, ठीक है, क्या फॉर्मूला, Q बराबर CD2/3L √2G H⁻3/2। कोई सा भी फॉर्मूला देख लो अभी तक के, सभी फॉर्मूले में सारी चीज़ कांस्टेंट रहती है लगभग। देखो CD कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, L कांस्टेंट है, लेंथ, लेंथ तो मापने में कुछ अपन गलती कर नहीं सकते, लेंथ जो फिक्स है वो फिक्स है वियर की, 5 मीटर तो 5 मीटर ही रहेगी, मतलब ये भी फिक्स वैल्यू है। √2G आप जानते हो फिक्स है। तो इस पूरे में वेरिएबल चीज़ क्या है, तो वेरिएबल चीज़ है केवल हेड, मतलब जो अपन को नोट करना है, जो अपन को मेजर करना है साइड पर जा करके। तो इसमें जो भी हेड है, क्योंकि हेड क्या चेंज होता रहता है भाई, अभी तो पानी यहाँ तक है, अब यहाँ तक है, जो भी हेड है वो चेंज होता रहता है। तो आपने ये हेड था मान लो 2 मीटर, आपने 2 मीटर पुट किया, वैल्यू निकल गई डिस्चार्ज की। अगर ये हेड 2 मीटर था और आपने गलती से पढ़ लिया 2.2 और आपने यहाँ पर 2.2 पुट कर दिया, तो डिस्चार्ज गलत आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल हमारा डिस्चार्ज गलत आएगा। तो हमने छोटी सी गलती करी, छोटी सी एरर थी हमारी किसमें, हेड को मापने में, और उस गलती की वजह से हमारा डिस्चार्ज गलत आ गया। समझे कि नहीं समझे? तो हेड मेजरमेंट में, हेड को जो अपन मेजर कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, उसमें जो गलती हुई है, जो एरर है, उसकी वजह से कितना डिस्चार्ज में चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए मेरी गलती कितनी थी, 2.2, 2 की जगह 2.2 मैंने मेजर कर लिया, मतलब 20% एक्स्ट्रा अगर मैंने उसके अंदर गलती की है, 20% गलती की है इसमें, तो इसमें कितना, ये कितना परसेंट गलत आएगा मेरा। मान लो एच की वैल्यू थी 2 मीटर, एक्चुअल तो थी 2 मीटर, तो मेरा डिस्चार्ज प्राप्त हो मान लीजिए 10 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब 2 की जगह मैंने 2.2 गलत पढ़ लिया, तो इसमें कितना परसेंट चेंज आएगा, कितना परसेंट गलत है मेरा डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज की वैल्यू मेरी मान लीजिए कितनी आई, 12.5 ठीक है, 12.5 नहीं, 15 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो मेरा एक्चुअल डिस्चार्ज तो था 10 मीटर क्यूब, जबकि मेरा अब कितना आ रहा, 15 मीटर। कितनी इसके अंदर है, लगभग 50% की समथिंग हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या है, और अगर मैं टाइम्स की बात करूं तो देखो 1.5 गुना गलत आ रहा है। कितना गलत आ रहा है डिस्चार्ज, 1.5 गुना, जबकि सही क्या था मेरा, ये था। तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि अगर हेड में थोड़ा सा विचलन है, हेड में केवल 20% था और उसमें 1.5 गुना चेंज आ गया, तो मेरा डिस्चार्ज गलत आ रहा है। समझ रहे हो? तो हेड में थोड़ी सी गलती करती है, आप कितनी डिस्चार्ज में चेंज आ रहा है, कितना परसेंट चेंज आ रहा है, कितने टाइम्स चेंज आ रहा है, वो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं। तो अब अगर बात करते हैं हम किसकी, रेक्टेंगुलर वियर की। अगर रेक्टेंगुलर वियर है तो रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा है एच की पावर 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 है। तो इसके अंदर जो आप, और दूसरा हमारा क्या है, ट्राइंगुलर है, मान लो ट्राइंगुलर, और ये है रेक्टेंगुलर। तो ट्राइंगुलर में क्या होती है, एच की पावर 5/2 मतलब 2.5, तो ये पावर ज़्यादा, ये पावर कम है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसके हेड में चेंज करोगे तो डिस्चार्ज में जो चेंज आएगा, और इसके हेड में चेंज करने पर डिस्चार्ज में चेंज आएगा, तो इस वाले में ज़्यादा चेंज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एच की पावर ज़्यादा है, तो इसके डिस्चार्ज में ज़्यादा चेंज आता है। इसमें होता है 2.5 गुना। अगर मैं यही बात कर रहा होता ना इसकी ट्रायंगुलर की, तो अगर इसमें एच 2 था एक्चुअल, तो हमारा डिस्चार्ज 10 प्राप्त हो रहा है, और इसमें अगर आप 2.2 कर दोगे ना, तो कितना प्राप्त होगा, 2.5 गुना मतलब 25। तो इसमें एरर ज़्यादा होती है। कितनी गुना होती है, 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स, और उसमें कितनी होती है, 1.5 टाइम्स होती है। तो इस तरह से अपन, ये लिखा हुआ है मैंने, फॉर रेक्टेंगुलर वियर dQ/Q, dQ/Q का मतलब क्या है, चेंज इन डिस्चार्ज विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू 3/2। आपको ऐसे याद रखना, जो पावर थी ना वो ये देखो 3/2 DH/H, चेंज इन हेड या एरर बोलो अपॉन में एक्चुअल हेड। और ट्रायंगुलर की बात करें, ट्रायंगुलर में कितनी पावर होती है, 5/2। तो आपको ऐसे याद रखना कि चेंज इन डिस्चार्ज विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल डिस्चार्ज इज इक्वल टू 5/2 DH/H। तो ये पूरी कहानी थी इस हेडिंग। अब आपको ये हेडिंग समझ में आई होगी कि हमें क्या है। तो देखो इस पर क्या है, इस पर बनते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ अभी आपको। डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अगर आपके रेक्टेंगुलर वियर में हेड में जो भी चेंज हो रहा है उसके कारण डिस्चार्ज में कितना चेंज होगा, कितना हो जाएगा, 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स। ठीक,
और ट्रायंगुलर बियर तो कितना होता है 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना। तो अब मैं आपको लिखता हूँ इसके अंदर किस चीज़ के बारे में, क्वेश्चन करवाता हूँ एक क्वेश्चन। कैलकुलेट चेंज इन डिस्चार्ज ऑफ ए triangular notch if error in head measurement is 20%, क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन तो कह रहा है चेंज इन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज में चेंज बताओ कितना होगा, और कौन से का है, ट्रायंगुलर नोच का दे रखा है ट्रायंगुलर नोच का। इफ एरर इन हेड मेजरमेंट इज 20%, हेड मेजरमेंट में एरर कितनी दे रखी है 20% दे रखी है। तो देखो भाई मैं पहले इस पूरे को मिटा देता हूँ, ठीक है ना। ट्रायंगुलर वाला पोर्शन है तो कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, नीचे वाला। तो मैं तो इसका जो आंसर है, मैं इसका आंसर यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन, सिंस हम जानते हैं फॉर ट्रायंगुलर बियर डी क्यू बाई क्यू बराबर 5/2 डी एच बाई एच, यही तो होता है, ठीक है ना। तो डी क्यू बाई क्यू बराबर 5/2 डी एच बाई एच कितना परसेंट है, ये जो है इसका कितना परसेंट है, कितनी परसेंट एरर है 20%, बराबर 20% इंटू में 2.5 कर दो, 2.5 गुणा में 20, 50%। तो डिस्चार्ज मेजरमेंट में कितनी एरर आएगी भाई, परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो 50% एरर आएगी। मतलब अगर पहले डिस्चार्ज मेरा प्राप्त हो रहा था विदाउट एरर, अगर मुझे डिस्चार्ज प्राप्त हो रहा था 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो अब मुझे प्राप्त होगा 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब बात क्लियर है। अगर यहीं पर ये क्वेश्चन चेंज कर देता, ट्रायंगुलर की जगह रेक्टेंगुलर होता, तो फिर मेरा आंसर कितना होता 20 इंटू में 1.5, मतलब 30%। क्लियर है बात। दोनों में आपसे कंपैरिजन पूछ रहा है तो वो भी आप बता सकते हो। तो सिंपल सी बात है इस तरह से अपने क्वेश्चंस को करेंगे। तो अपनी ये वाली यूनिट जो थी, यूनिट नंबर 10 कंप्लीट हो चुकी है, एज वेल एज अपना जो पार्ट था फ्लूइड डायनामिक्स का, वो भी सबसे बड़ा पार्ट था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करा दूं, आप भूल चुके होंगे अब तक, आई नो डेफिनेटली आप भूल चुके होंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के मेरे 5 पार्ट थे। पहला था फ्लूइड स्टैटिक्स, दूसरा था फ्लूइड काइनेमेटिक्स, तीसरा था फ्लूइड डायनामिक, चौथा था ओपन चैनल फ्लो, पांचवा था हाइड्रोलिक मशीन। तो फ्लूइड स्टैटिक में मेरी 3 यूनिट थी, कंप्लीट हो चुका हमारा। इसमें केवल 1 यूनिट थी, मतलब 4th यूनिट, ये कंप्लीट हो गया। इसमें थी हमारी 6 यूनिट, वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं, टोटल 10 यूनिट हो गई ना हमारी। अब हमारी OCF ये है, फ्लूइड मैकेनिक्स से अलग हटके पार्ट है, इसकी बुक ही अलग आती है, ठीक है ना। हाइड्रोलिक मशीन की भी बुक अलग आती है, इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स, जो फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक होती है ना स्टैंडर्ड, वहाँ पर आपने देखा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं लिखा रहता है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, मतलब उसमें कंप्लीट पोर्शन को देते हैं। जैसे मोदी सेट हुई या बंसल हुई, तो उसमें आपको बुक का नाम फ्लूइड मैकेनिक्स लिखा हुआ नहीं दिखेगा, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक। क्यों? क्योंकि उसमें ये सारे पार्ट आ गए 5 के 5, क्योंकि सारे पानी से रिलेटेड है हाइड्रोलिक्स, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स केवल इतना सा था एक तरह से देखा जाए तो। अब देखो तो अपनी 6, ये डायनेमिक्स भी कंप्लीट हो चुका है, 6 की 6 यूनिट, टोटल 10 यूनिट हो चुकी हैं। अब 1 यूनिट तो है अपनी OCF की, और बाकी 2 यूनिट है अपनी हाइड्रोलिक मशीन की। तो हाइड्रोलिक मशीन में कौन कौन सी, टरबाइन और पंप। तो अपनी टोटल 3 यूनिट बच रही हैं, ठीक है ना। पंप तो बिल्कुल छोटी सी यूनिट है, 1 घंटे की भी नहीं है, आधे घंटे की, पौने घंटे की छोटी सी यूनिट है, ठीक है। जो हमारी पंप है, ये यूनिट थोड़ी बड़ी है OCF के बाद हाइड्रोलिक मशीन्स देखेंगे हम दोनों। तो 3 यूनिट बच रही, इनको करते हैं अपन फर्दर। थैंक यू सो मच।